अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात की थी कि एक एटम जो होता है उस एटम के अंदर जो है वो कौन से एसेंशियल पार्ट होते हैं उसके। आज उसी को हम आगे लेके चलेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर है हमारा उसको हम रिवाइज़ करते हैं कि उसके अंदर हमने क्या बात की थी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं जी, ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम शेल भी कहते हैं। शेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ है। उसके बाद हमारे पास इनमें मैंने बताया था कि जो आप इलेक्ट्रॉन्स को मर्ज करेंगे वो 2 × n² की फार्मूला की मदद से करेंगे कि आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे आगे वाला होगा तो उसके अंदर जो है वो 8 आएंगे, इसी तरह 18 और 32 सो ऑन चलता जाएगा ये सिलसिला। अब हमें जो एक एटम होता है, किसी भी एटम में आपके पास जो न्यूक्लियस होता है, कोर होती है और साथ ही साथ क्या होता है जी, वैलेंस शेल होता है या वैलेंस जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं। अब आपके पास कोई भी एटम होगा तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, चाहे वो L हो, M हो, N हो, O हो, जो भी हो आपके पास, वो आपका अगर आउटर मोस्ट है तो उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे और उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि इसको जो है एटम को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा थीरीज़ पेश की गई, लेकिन सबसे जो ज़्यादा वैलिड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम मानते हैं थीरी, वो मैंने बताया था नील बोहर की थी। और मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि वो थ्योरी इसने 1913 में दी थी और उसके कुछ पोस्टुलेट हैं जिनको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट है कि एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट। कि आपके पास एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्या होगा, आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि ये ही जो आपका न्यूक्लियस है ये आपका एटॉमिक वेट बनाता है। उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द सर्टन परमिटेड ऑर्बिट्स। अब इसमें ये होता है कि आपके पास ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो है, परमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो पहला है ऑर्बिट है इसके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसी के बाद आपके पास जो सेकंड ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं उससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। तो जो आपके पास जितने परमिटेड इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट को होंगे तो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये पोस्टुलेट है जी, ईच ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी, द लार्जर ऑफ द ऑर्बिट द लार्जर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक एटम है, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास जो ऑर्बिट या शेल जिनको हम बोलते हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। पहली बात, इन ऑर्बिट्स की या इन शेल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। दूसरे नंबर पे बात कि इन ऑर्बिट्स के अंदर जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास भी वही एनर्जी होगी जो इनके ऑर्बिट के पास होगी, यानी इनके एसोसिएटेड ऑर्बिट के पास जो एनर्जी होगी वही इनमें पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वही एनर्जी मौजूद होगी। इसमें यह है कि आप जैसे जैसे दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, ठीक है, मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड ऑर्बिट है तो हम इसको बोलेंगे सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड ऑर्बिट है तो इसको हम बोलेंगे थर्ड एनर्जी लेवल। और जिस तरह आप इससे अवे जाएंगे आपके ऑर्बिट जितने नंबर बढ़ते जाएंगे एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की या इन ऑर्बिट्स की क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन एडिशनल एनर्जी। अब एडिशनल एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे, ये एडिशनल एनर्जी जो है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ क्या हो सकती है जी, हीट भी हो सकती है। मतलब क्या कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना चाहता हूँ, यहाँ से जंप करवा के इस ऑर्बिट में लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगी, हीट या लाइट की फॉर्म में मुझे इसको एनर्जी देना पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी हासिल करेगा, एनर्जी हासिल करने के बाद क्या करेगा, ये अपने हायर ऑर्बिट की तरफ जंप कर देगा, लेकिन ये ज़्यादा देर यहाँ तक रहेगा नहीं। ठीक है। ये क्या करेगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में लौट आएगा कुछ देर के बाद। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को छोड़ के इस स्टेट में गया तो ये स्टेट इसके लिए कहलाएगी
एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन की कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट, और जो इसकी अपनी स्टेट थी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट का नाम देंगे। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेगा, बल्कि थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया। और जब ये वापस आएगा तो जो एनर्जी हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट की फॉर्म में दी थी, वो क्या करेगा, ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या जिसको हम EM रेडिएशन का नाम देते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये रेडिएशन किस तरह की हो सकती है, इंफ्रारेड होंगी या आपके पास इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट होंगी, ये डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी सीरीज़ को ये इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करेगा कि जब उसने अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाना है तो हमें इसको एनर्जी देना पड़ेगी, और वही एनर्जी इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, लोअर ऑर्बिट से जंप करके किधर चला जाएगा, अपने हायर ऑर्बिट की तरफ, और वो जो उसका ऑर्बिट होगा उसको हम बोलेंगे उसकी एक्साइटेशन स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। और उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, बल्कि क्या करेगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में लौट आएगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास कुछ इसकी एनर्जी के हवाले से कुछ चीज़ें थी। इसके बाद हम बात करते हैं जी एनर्जी लेवल। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले बात की थी कि यहाँ पे आपके पास जो एक न्यूक्लियस एक एटम होता है, उसके जो सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इसमें ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन अपना जो ऑर्बिट है उसको छोड़ के किसी आर्बिट्रेरी ऑर्बिट में चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करे और किसी यहाँ पे फॉरबिडन गैप वाली जगह पे रह सके। यहाँ पे फॉरबिडन गैप यानी दो ऑर्बिट्स के दरमियान कुछ नहीं होता, कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि मैंने लास्ट अभी बोला कि आपने अगर इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करवाना है और जंप करवा के इसको आपने इस स्टेट में भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगी, इसके पास जितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी, आपको भी उतना ही देना पड़ेगी। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ कि जो आपके पास ये वाला ऑर्बिट है जिसको हम M ऑर्बिट कहते हैं, इसके पास इसकी एनर्जी है जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरल सा नंबर लिया मैंने समझाने के लिए। और आपके पास पीछे जो आप ऑर्बिट है उसके पास एनर्जी कितनी है जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है यहाँ से ग्राउंड स्टेट, इसकी ग्राउंड स्टेट से किधर एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 5 फर्दर देना पड़ेगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा, यानी आपको मज़ीद देना पड़ेगी। टोटल 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके किधर आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं, ईच एनर्जी हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट, ये मैंने बात कर दी। अब यहाँ पे क्योंकि हम इसी को आगे कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे विद द एनर्जी बैंड, तो उसके लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं एलाबोरेट कर देता हूँ आपके लिए कि आपके पास जब आप किसी भी आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में हम तो उसको इस तरह बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाते हैं तो आप उतने ज़्यादा ऑर्बिट्स, उतने ज़्यादा एटम्स को एक ही डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या एक ही एनर्जी स्टेट के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किस तरह कि मेरे पास यहाँ पे ये एक एटम है और उसमें K, L और M मौजूद है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसको एनर्जी लेवल ये बैंड के लिहाज से बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियस होगा जी। पहले मेरे पास यहाँ पे ऑर्बिट क्या है, K, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे K शेल के लिए K बैंड से इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये बैंड तो लाइन है फिलहाल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जब लाइंस इसकी या ऑर्बिट्स इकट्ठे होंगे तो ये बैंड की शक्ल इख्तियार करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको अच्छे से डिटेल में। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ M के लिए, तो मेरे पास ये जो लाइन है ये M ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह मेरे पास ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट करेगी, N ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे वर्टिकल जो लाइन है, ये एनर्जी लेवल को बताएगी। यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि आपके पास अगर L है तो उसकी एनर्जी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ली थी जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी मैंने एनर्जी जो ली थी वो क्या थी जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे पास ये जो वर्टिकल लाइन है, ये लाइन मुझे क्या बताएगी, ये एनर्जी लेवल या जो एनर्जी जिस ऑर्बिट के पास जितनी जितनी होगी उस एनर्जी को इंडिकेट करेगी। और उसी तरह से ही जी कि अगर यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, मर्ज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसी तरह से ही
जिस तरह यहाँ पे मेरे पास k ऑर्बिट है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 इलेक्ट्रॉन बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा हाफ स्पिन अप और हाफ स्पिन डाउन के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करूँगा। इसी तरह यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में स्पिन कर रहे होते हैं, और ये हाफ स्पिन और हाफ जो अप एंड डाउन वाला कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये आपके पास एक अलहदा से टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला। फ़िलहाल के लिए आप इस अंडरस्टूड करें कि आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने एक हाफ स्पिन अप और एक हाफ स्पिन डाउन के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर। उसके बाद मेरे पास क्या है जी, नेक्स्ट जो शेल है वो क्या है जी, एल शेल है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 8। तो मैं क्या करूँगा इसी तरह से इनके पेयर्स बना लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए एम शेल के अंदर। इसी तरह मेरे पास जो लास्ट ऑर्बिट है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, इस वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का यानी 2 पेयर बनाने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 और ये 4। तो ये मेरे पास एक एनर्जी बैंड जो थ्योरी है उसकी तरफ हम इसको लेके जाएंगे। तो अगर आप एक एटम को इस तरह से ऑर्बिट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये शेल हैं आपके पास, और उसके अंदर के अंदर 2, दूसरे नेक्स्ट एल के अंदर 8, और इसी तरह अगले में आने चाहिए थे एम है तो उसमें आने चाहिए आपके पास 18। लेकिन चूंकि ये एक वैलेंस शेल अब बन चुका है, क्योंकि आउटर मोस्ट है, आखिरी है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकते हैं जी, 8 ही आ सकते हैं। इसको याद रखिएगा। ऑक्टेट रूल का मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आउटर मोस्ट जो शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो स्टेबल है, वो किसी भी तरह के कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे हम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, केमिकली हम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डिस्कस करें तो हम यहाँ पे कंडक्शन की बात करेंगे। तो कंडक्शन में उसका किसी तरह कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी, वो 8 अगर होंगे तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके बाद अगर 8 से कम होंगे या 8 की वैल्यू के अंदर थोड़ी सी भी डिफ्रेंशिएशन आती है तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसका मतलब क्या, हम इसी वैलेंस शेल की बुनियाद पे हम बता सकते हैं कि आपके पास कोई भी जो एटम है वो एटम क्या है, वो एटम कंडक्टर है, ठीक है, वो एटम इंसुलेटर है, वो एटम क्या सेमीकंडक्टर है। ये हम इसी वैलेंस शेल की बुनियाद पे बताते हैं। किस तरह से, अगर आपके पास पहला जो वैलेंस शेल है, मैं अगर कहता हूँ कि अगर वैलेंस शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं लेस देन 4 हैं, लेस देन 4, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, कंडक्टर है। और अगर ग्रेटर देन 4 है तो इसका मतलब भी क्या है जी, ये इंसुलेटर है, यानी ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और बिटवीन सिचुएशन बन जाए किस तरह से कि अगर आपके पास ना लेस देन 4 हो ना ग्रेटर देन 4 हो, यानी इक्वल टू 4 आ जाए, इक्वल टू 4 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो एटम है ये क्या है जी, एक सेमीकंडक्टर है, यानी ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये कंडक्टर भी है और ये इंसुलेटर भी है डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। इसको अभी हम देखते हैं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हम करते चलें कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज़ नोन एज वैलेंस। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैंने अभी आपसे कहा कि यही वैलेंस शेल हमें बताता है कि आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एटम है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं कि वो मेटल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें ज़रा आप कि मैंने एक सोडियम का एटम लिया है जो कि एक मेटल है, और उसमें देखें ज़रा आप, उसमें 11 उसका जो है एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास प्रोटॉन 11 है तो उसके पास 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। पहले शेल में देखें आप तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अगले में 8 हैं, और आखिर वाला उसका क्या कहलाएगा, आउटर मोस्ट है। वैसे है तो ये क्या है जी, पहला आप नाम देते हैं जी, पहले वाले को आप बोलते हैं जी एल, इसको आप बोलते हैं के, सॉरी इसको आप कहेंगे के, ये आपके पास सेकंड वाला क्या है जी एल, और ये क्या है जी एम। अब इसमें देखें के में 2, एल में 8, और जो एम में आपके पास, इसमें आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन, वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि जी एम में आप 18 को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इस केस में अब ये क्या बन चुका है, इसका आउटर मोस्ट यानी इसका वैलेंस शेल बन चुका है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 8
जो है वो मर्ज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, सोडियम के केस में वैलेंस जो शेल है उसमें क्या है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और अभी मैंने कहा कि अगर लेस देन 4 होगा तो वो किसकी प्रॉपर्टीज़ रखेगा, वो क्या होगा जी, वो कंडक्टर होगा। इसी तरह साथ में एक एटम मैंने लिया है, वो किसका है जी, नाइट्रोजन का। इसमें आप देखें ज़रा, पहले में 2 और उससे आगे वाला जो है इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 7 है तो इसका मतलब है कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उससे अगले वाले में कितने हैं जी, आपके पास कितने हैं जी, 5 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने कहा था कि ग्रेटर देन, अगर आपके पास वैलेंस शेल के अंदर अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा, वो इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक हो गया। इसी के बाद अगर ना उसके पास लेस देन 4 हो ना ग्रेटर देन 4 हो तो वो क्या करेगा, वो सेमीकंडक्टर होगा। नीचे मैंने क्या किया जी, कार्बन जो है उसका एटम लिया हुआ है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, 6 है। और इसमें देखें ज़रा, पहले में 2 और आउटर मोस्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और जब इक्वल टू 4 होगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा जी, वो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी रखेगा, यानी वो कंडक्टर भी होगा और वो इंसुलेटर भी होगा। कंडक्टर कब होगा, यहाँ पे टेम्परेचर है जी, टेम्परेचर आपके पास होगा कि अगर टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर होगा यानी 0 केल्विन या उससे क्या होगा, टेम्परेचर बिलो होगा, तो वो जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर, इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा। और अगर उसका टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से क्या होगा, अबव होगा, तो वो क्या बिहेव करेगा, एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, यानी इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एटम जो है ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। मतलब है कि इसकी कंडक्टिविटी में इजाफा होता जाएगा और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह क्या होता है इंसुलेटर के लिए भी यही बात है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसकी भी कंडक्टिविटी में इजाफा होगा और उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन उनको अचीव करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसकी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर बहुत ही लार्ज गैप होता है जिसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। हम आम हालात में उनको अचीव नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट जो है हम इसी यहाँ तक तो हमने इस एटम के वैलेंस शेल को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि किस तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें डिफ़ाइन करता है या उसकी तादाद हमें किस तरह बताती है कि कौन सा आपके पास कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, ठीक है, कौन सा सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर कंडक्टर है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन क्या होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे हम बात करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी की। एनर्जी बैंड थ्योरी के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने के लिए। यहाँ पे देखें मैंने एक एटम लिया हुआ था जिसका एक शेल के एक लाइन यानी के लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसी तरह एल है तो उसके अंदर ये दूसरी लाइन यानी ये एल सॉरी के यहाँ पे आना था एल, मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे एम लिख दिया है। ये के ये एल है और ये सॉरी फिर क्या होगा जी, ये एम होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, के एल और एम। हाँ जी अब ठीक है। यहाँ पे पहला जो शेल है, पहला शेल यहाँ पे ऑर्बिट की शक्ल में है। अगर आप उसको एनर्जी लेवल्स की तौर पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, उसके ऊपर ये क्या है जी, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल हम जिसको बोलेंगे। इसी तरह ये सेकंड ऑर्बिट, एक एटम सर्कुलर ऑर्बिट में ये सेकंड ऑर्बिट है एल, और यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, सेकंड एनर्जी लेवल। यहाँ पे ये क्या है जी, थर्ड ऑर्बिट है और इसको हम क्या बोलेंगे जी, थर्ड एनर्जी लेवल। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपके पास जैसे ये क्या है जी, रेडियस है इसके, कि आपके पास अगर के शेल है तो उसका रेडियस न्यूक्लियस से क्या होगा, R1 होगा, एल के लिए क्या होगा, R2 होगा, एम के लिए क्या होगा, R3 होगा। और ये रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये आपके पास क्या होगा, एनर्जी लेवल भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। इनको हम ड्राइव करते हैं क्वांटम कंसंट्रेशन के अंदर, हम इन रेडियस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। वो एक अलग से टॉपिक है जिसके अंदर हम एनर्जी को फाइंड करते हैं, जिसके अंदर हम रेडियस को फाइंड करते हैं। ठीक हो गया जी। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि इनको अलग से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी बैंड, उसके लिए हम यही चीज़ें ही लेते हैं। आपकी डोमेन यही है, आप इसी डोमेन में रह के इन चीज़ों को समझेंगे। आई रिपीट, आपने एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने के लिए इस एटम और इन एनर्जी लेवल्स को आपस में कंपेयर लाजमी करवाना है।
ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एनर्जी बैंड थ्री के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।